नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पे। तो एक नया दिन और एक नई सुबह, और इस सुबह मैं रोज की तरह आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अगर कोई भी न्यू बच्चा है जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है, अगर मेरी स्पीड स्लो लगे तो वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके देख लेना, है ना। जो भी नए स्टूडेंट है उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम रोज सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। 8 बजे से 8:30 के बीच में आपको ये सेशन देखने को मिल जाता है, और सेशन के एंड में हम करते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व। ठीक है, मैं आपको कुछ एमसीक्यूज देता हूँ जिसका आंसर आपको कहाँ पे करना होता है, कमेंट सेक्शन में करना होता है। रात तक मैं आपको उसके आंसर दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट थोड़ा सा इन सेशन को देखते हैं। ओके, साथ ही साथ आज से मैंने एक चीज नई ऐड करी है कि यूजुअली मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो है, पेपर वन के जो क्वेश्चंस है वो ऐड करता था, बट अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें मेंस के क्वेश्चंस को भी ऐड किया। तो जो भी बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहा है, जो भी एनडीए के लिए इन सेशंस को देख रहा है, सीडीएस के लिए देख रहा है, सीएपीएफ के लिए देख रहा है, ईपीएफओ के लिए देख रहा है, पीसीएस के लिए देख रहा है, सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आज है 9 ऑफ जून, 9 ऑफ जून 2026। ठीक है, और आज भी हम इस सेम एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या है कि पहला जो आर्टिकल है वो है निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सालों से निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज में है, आप लोगों को शायद पता होगा, इसके बारे में नहीं पता होगा तो अभी मैं इसके बारे में आपको बहुत ही डीप में बता दूंगा। ठीक है, निकोबार प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इस निकोबार प्रोजेक्ट के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है। पहले ये बोला गया कि ये हमारे ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट्स बनाए जाएंगे एंड ऑल। फिर बोला गया चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये एक अच्छी प्रेजेंस क्रिएट करेगा इंडिया की। ठीक है, बट रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में कुछ और ही कहा गया। क्या कहा गया वो हम सेशन में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली क्या है कि 1 जून से फोर्स में आ चुका है ओमान और इंडिया के बीच में जो कैपा हुआ है वो CEPA। ठीक है, ये क्या है, क्या नहीं है, इसकी वजह से इंडिया को क्या फायदा होगा, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या फायदा होगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा, हमारा ट्रेड कैसे बढ़ेगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कैसे बढ़ेगा, वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। जो हमने क्या किया है, जो हमने ओमान के साथ ये एग्रीमेंट किया है उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट चीज क्या है, एसआईआर से रिलेटेड है। आपको पता है इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने 3 से 4 दिन पहले भी पढ़ा था, जिसमें हमें ये देखने को मिला था कि जो कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस एसआईआर के लिए। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए जो इलेक्टोरल रोल्स में किया गया। बट पेटिशनर्स जो हैं उनके कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने सामने रखे, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ईसीआई को सपोर्ट किया है। अब वो पेटिशनर्स ने क्या क्या पॉइंट्स रखे थे और वो क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, और इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये वाला जो हमारा आर्टिकल है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख के चलेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताए NFHS 6 आया अभी रिसेंटली। अब उसमें क्या हुआ कि ये आर्टिकल भी हमने कुछ दिन पहले देखा था, बट ना इसमें अब इस आर्टिकल में क्या कवर किया है, पहले तो हमने देखा था कि क्या क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिली, कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला डेटा में। बट यहाँ पर क्या है, इस आर्टिकल में ये कवर किया गया है कि कौन कौन सी चीजें थी जो जो ये हमारा सर्वे था इसमें से हटा दी गई, और कौन कौन सी चीजें जो है जो ऐड करी गई। ठीक है, तो यही बताया गया कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस सर्वे से हटा दी गई, और उसके पीछे का रीजन भी बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सेंसस 2027, आपको पता है कि हर 10 साल में सेंसस होता है, बट इस बार 15 साल बाद हो रहा है कोविड 19 की वजह से, फिर इलेक्शंस थे उसकी वजह से। ठीक है, तो जैसे कोई भी सेंसस इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी देश की रिप्रेजेंटेशन के लिए, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, डिफरेंट कास्ट है, ठीक है, स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब है, विमेन है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
तो इसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसमें हम चीजों को समझेंगे। तो जो भी अंडरस्टैंडिंग की पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसे हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेशन को एंड तक देखना, कुछ क्वेश्चंस मैं बीच में पूछूंगा, उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेशन आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट टॉपिक्स को रोज पढ़ते हैं। जब हम डिफरेंट टॉपिक्स को रोज पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारे पॉइंट्स रखने की क्षमता है, ठीक है, डिबेटिंग पावर है, जो हमारी इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी, वो आपकी यहाँ पे बढ़ती है। अगर आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो पर्सनालिटी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक करंट अफेयर्स में और वो स्टैटिक से जुड़ा हुआ है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। आज भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और ये जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। मैं कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब स्टार्ट कैसे हुआ आर्टिकल। द गवर्नमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट विद द निकोबार प्रोजेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरे के पूरे आर्टिकल में। अब जिसको निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है उसको पहले मैं निकोबार प्रोजेक्ट समझा देता हूँ, फिर उस आर्टिकल की तरफ चलेंगे। ठीक है, इधर आओ, पहले ये दिखा दो क्या है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, अंडमान एंड निकोबार। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये अंडमान है, नीचे वाला पार्ट जो है निकोबार है। निकोबार में भी जो सबसे नीचे वाला आइलैंड आपको देखने को मिलेगा वो ग्रेट निकोबार है। और इस ग्रेट निकोबार में ये प्रोजेक्ट लाया गया है। इस बात को आप अब समझ गए होंगे। अब जरा ऊपर आओ। ठीक है, ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये 91,000 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको जब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में लाई थी तो उन्होंने बोला था ये हमें एक मेजर ग्लोबल ट्रेड हब बना देगा, हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, हमारे लिए एक मिलिट्री हब की तरह काम करेगा जो चाइना की इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, ऑब्वियसली ट्रेड को एनहांस करने के लिए, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। कहाँ पे? गैलेथिया बे में। गैलेथिया बे कहाँ पे है दिखा देता हूँ। गैलेथिया बे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही पूरा का पूरा जो हमारा ग्रेट निकोबार है इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है और यहाँ पर आपको गैलेथिया बे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं वहां पे एक टर्मिनल बना रहा हूँ, मुझे ट्रेड को एनहांस करना है तो मुझे लोग भी तो लाने पड़ेंगे, मुझे कनेक्टिविटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है आपके स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जो जिसे हम कहते हैं कि बेस से बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि वहां पर वो चीज पहले से थी। अगर कोई चीज पहले से होती है उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाया जाता है या उसको और बड़ा किया जाता है तो उसे बोला जाता है ब्राउन फील्ड। कोई भी चीज स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से स्टार्ट करी जा रही है एकदम, जिसे हम कहते हैं ना कि एकदम नींव से उसे रखा जा रहा है, तो उसको हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर वहां पे एक मेगा टाउनशिप बनाई जाएगी। मेगा टाउनशिप क्यों नहीं बनाई जाएगी, आप खुद सोचो। वहां पर अगर इतना बड़ा टर्मिनल बनाया जा रहा है, कनेक्टिविटी को एनहांस किया जा रहा है, वहां पे रहना भी तो पड़ेगा लोगों को लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए एक टाउनशिप भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बनाई जा रही है। फिर पावर एंड यूटिलिटी, वहां पे अगर एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना है तो हमें पावर स्टेशन लगाने पड़ेंगे। यही सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, यही सारी जो चीजें हैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, अब इस चीज को समझो जरा। जो गवर्नमेंट है ये बोला गया है उसको इस निकोबार प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अब राइटर क्या कहता है, राइटर को क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम बात करते हैं। राइटर ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को, जो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत कम ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करी है, जबकि ये बोला गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये हमें एक मेजर ग्लोबल ट्रेड हब बना देगा। ठीक है, उसके बाद भी बोला गया राइटर के द्वारा कि इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई जा रही है। ठीक है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला तो है कि ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें एक ग्लोबल ट्रेड हब बना देगा, बट कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कुछ और ही कह रहे हैं। जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसी का एक बोर्ड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, उसने ये बोला कि ये जो पोर्ट है जो यहाँ पे बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत, वो एक्चुअल में कोई स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं रखता है, वो इन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को लैक करता है। वहीं पर
क्या बोला गया जब ये चीज बोल दी गई पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा कि ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे पोर्ट बनाया जाएगा वो उस चीज को लैक करता है, तो गवर्नमेंट एक न्यू एंगल लेके आई विच वॉज मिलिट्री लेवल, कि ये जो चीज है ये चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इट इज इम्पोर्टेंट, दिस प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक अप्रेजल कमेटी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि इस प्रोजेक्ट को 91,000 करोड़ का है ना, तो इसको पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ की कमी होनी थी। ठीक है। तो इस अप्रेजल कमेटी ने बोला कि अगर ये पोर्ट जो है वो हमारे लिए इतना ही मेजर ट्रेड हब बन के सामने आएगा, तो ये बोला गया जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है कि आप ही इस गैप को, जो अभी गैप हमें 12,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, आप उसे पूरा करो। मतलब जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग है, जो हमें गैप देखने को मिल रहा है इसको स्टार्ट करने के लिए, वो गैप को बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ही पूरा कर देगी, अगर ये इतना ही हमें मतलब कि फायदेमंद है हमारे लिए तो। ठीक है। तो ये चीजें क्या शो करती है, ये चीजें शो कर रही है कि जो ये बोर्ड है, ये कमेटी है, ये इसमें ज्यादा ट्रस्ट रख नहीं रही। ठीक है। अब ये बोला गया कि अगर ये जो मतलब कि निकोबार प्रोजेक्ट है ये कमर्शियली वाइबल नहीं है, मतलब कि कमर्शियली ये मतलब कि आप देखो वाइबल का मतलब क्या है, वाइबल का मतलब है कोई भी चीज वहां पे आप स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो आप चीज स्टार्ट कर रहे हैं वो रियलिटीज के हिसाब से वहां पर आपको उतना आउटपुट देगी या नहीं देगी, वो वाइबिलिटी होती है। ठीक है। तो यही बोला गया जब ये कमर्शियली वाइबल नहीं है, ये कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं रखता है, तो हम इतने बड़े लेवल पे एनवायरमेंटल डैमेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बोला कि जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आप कितना भी कैंपर रूल्स के तहत एफॉरेस्टेशन कर लो, ठीक है, उससे पूरा नहीं होगा। ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बोल चुके हैं। ठीक है। जैसे कि बोला गया, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आप देखो कितनी डाइवर्स टाइप की स्पीशीज वहां पे होगी। साथ ही साथ कोरल रीफ्स हो गए। ठीक है। यहाँ पर आपका जो लेदर बैक टर्टल्स है ये उसका नेस्टिंग ग्राउंड है। जो मेगापॉड बर्ड है ये उसका घर है, ये यूनिक निकोबार मेगापॉड है जो यहीं पे मिलते हैं सिर्फ। तो अगर आप यहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी सामने हैं। और जब कमर्शियली वायबल नहीं है, मिलिट्री वैल्यू नहीं है, तो हम इतना बड़ा इन्वायरमेंटल डैमेज क्यों कर रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना था। ठीक है। और ये बोला गया कि जो भी यहाँ पे इन्वायरमेंटल डैमेज किया जाएगा इट विल बी कंप्लीटली इरिवर्सिबल। ठीक है। तो बस ये सारी चीजें थी जो इस निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। समझने के पर्सपेक्टिव से इट वाज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते। ओके। द ओमान कैपा। कैपा, व्हाट इज कैपा? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी क्या हुआ आपको पता है कि हर एक देश दूसरे देश के साथ ऐसा एग्रीमेंट करता है ताकि ट्रेड को बूस्ट किया जा सके। ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं ना, जब भी एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसे एग्रीमेंट्स में क्या किया जाता है कि जैसे समझ लो मेरा प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है, उस कंट्री में उस पर कुछ टैक्स लगते थे। अब जब भी ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है वो टैक्स फ्री हो जाते हैं। अब अगर उस देश की गवर्नमेंट चाहे तो वो 100% जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको टैक्स फ्री कर सकती है, या तो वो 50% को या 1% को, वो उस कंट्री के ऊपर है। पर यूजुअली जो गवर्नमेंट्स है, जो पर्टिकुलर कंट्री है, वो उन सारे प्रोडक्ट्स को या उन सारे सेक्टर्स को जिसे हम कहते हैं टैक्स फ्री कर देती है जो वहां पे इंडिजीनियसली नहीं बनते। जैसे जब यूएस और इंडिया के बीच में ये कैपा बन रहा था, ये एग्रीमेंट हो रहा था, तो उस केस में इंडिया बहुत ही ज्यादा जैसे हम कहते हैं कि नर्चर कर रहा था किसको, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, मिल्क मिल्क सेक्टर को। ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएस चाह रहा था कि हम मिल्क सेक्टर को एक्वायर करें। ठीक है। बट इंडिया कह रहा था कि हम हमारे यहाँ पे तो आप सोचो ना, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं, तो हम अगर वो मार्केट किसी बाहर की कंट्री को दे देंगे तो अब हमारे यहाँ के तो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो यहाँ के हमारे लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ऐसे ही हर एक देश करता है, जो भी उस देश में पर्टिकुलर चीजें बनती है, मतलब कि जो भी वहां की चीजें इंडिजीनियस है, उसके अलावा बाकी सारी चीजों को वो क्या करते हैं, बाकी सारी चीजों को ड्यूटी फ्री कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा हुआ। यहाँ पे ये बोला गया कि हम, आपको पता है ना, ओमान को, मैंने जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था ओमान को इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट में क्या नाम दिया गया था? मगध।
या फिर मकन, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, और उस टाइम से पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से पता चला है कि हमारा ट्रेड ओमान के साथ होता है। ठीक है, हमारा ट्रेड जो है वो ओमान के साथ होता है, क्योंकि आप हम दोनों का जो मतलब ओमान का और इंडिया का जो गैप देखेंगे वो ज्यादा गैप है नहीं। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली ट्रेड होता था, लोग जो है आपस में जैसे हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स करते थे। मैं भी आपको मैप भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये बोला गया कि एंशियंट टाइम से ही हमारे ट्रेड होते थे। साथ ही साथ अभी रिसेंट टाइम में भी ये देखा गया कि हमारा ट्रेड जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारा ट्रेड था ऑलमोस्ट 9 बिलियन का। और अब ये देखने को मिला कि 2025-26 में यही ट्रेड जो है, मतलब 2 साल के अंदर ये जो ट्रेड है ये 11.18 बिलियन डॉलर्स का हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ट्रेड वैसे ही इंक्रीज हो रहा है, और अब जब हमने ये कैपा ये एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब हमें एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा ट्रेड में। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि क्या क्या जो चीजें हैं वो ड्यूटी फ्री करी गई है। तो इस बात को समझना, मान लो 100% टैरिफ्स थे। ठीक है, 100% चीजों पे टैरिफ्स थे। अब उसमें से कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि जो एक देश के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, तो वो उनके अलावा बाकी सारी चीजों को ड्यूटी फ्री करते हैं। तो अब क्या है, इन्हीं 100% में से जो 98.08% टैरिफ लाइन थी उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे देश में अगर 100% चीजें बन रही है तो मैं 100 की 100 एक्सपोर्ट करता हूँ। हम मैं हो सकता है कि मैं 100 में से 100 की 100 नहीं करता, मैं 98% करता हूँ या 99% ही एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये जो 98% चीजों को ड्यूटी फ्री किया है, उसकी वजह से वो ये 98% जो ड्यूटी फ्री चीज है, ये हमारे देश के 99.38% जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू को जैसे हम कहते हैं कि इजी बना देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, उसको कवर करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इस चीज को समझना जरा। अभी क्या है कि अभी हमने देखा कि 98.08% चीजों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया। पहले सिर्फ कितनी चीजें थी, 15.33% चीजें जो थी वो ड्यूटी फ्री। तो आप सोचो 15 से 98 कितना बड़ा जंप है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपोर्ट मार्केट को कितना हेल्प करेगा। तो वही बोला गया है कि कुछ हमारी की इंडियन इंडस्ट्रीज हैं जो कि बेनिफिट करेंगी एनॉर्मस एनॉर्मसली। ठीक है, मतलब कि बहुत ही लार्ज लेवल पे। ठीक है, अब क्या है, कौन कौन सी वो की इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले टेक्सटाइल एंड अपैरल की बात करी गई है। देखो क्या है कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो पहले चाइना के साथ कॉम्पीट करते थे। आपको पता है चाइना का माल वैसे ही सस्ता होता है। ठीक है, बट उसके साथ कॉम्पीट करना ओमान की मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किल होता था। बट अब जब ये सेक्टर ड्यूटी फ्री हो गया है, तो अब इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो चाइना के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट कर सकता है ओमान की मार्केट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल्स की बात करें तो अभी जो है ना, अभी के हिसाब से इंडिया जो है 39% ओमान की इन ओमान में इन ऑर्गेनिक केमिकल्स को एक्सपोर्ट करता है अभी के हिसाब से। बट जब ये चीजें ड्यूटी फ्री हो गई है तो अब ये क्या होगा, ये नंबर बढ़ जाएगा। तो हमें समझ में आया केमिकल्स के केमिकल सेक्टर में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंजीनियरिंग गुड्स की अगर हम बात करें तो देखो जो ओमान की इंपोर्ट ओमान के जो इंपोर्ट्स हैं वो एनुअली 7 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करता है इंजीनियरिंग गुड्स का। बट इंडिया ने इस मार्केट का सिर्फ 2% से 5% ही कवर किया। अब जब ये सेक्टर भी ड्यूटी फ्री हो गया और ये इतना बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया क्या कर सकता है, इस अनटैप्ड सेक्टर को क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जब वो वहां पे इतनी बड़ी मार्केट है तो उस मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उस मार्केट को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ऐसे ही बोला गया फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री जो है वो भी इसकी वजह से ग्रो करेगी। ठीक है, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली। देखो होता क्या है, मैं समझ लो कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, आप ओमान में बैठे हो। ठीक है, अब मुझे अगर इंडिया का प्रोडक्ट ओमान में पहुंचाना है तो यूजुअली क्या होता था कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता था, तभी ओमान अपनी मार्केट में मुझे सामान को बेचने देगी। ठीक है, बट अब उसकी वजह से क्या होता था कि एक तो उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और साथ ही इट इज वेरी टाइम टेकिंग।
तो अब ओमान और इंडिया के बीच में ये डिसाइड हुआ कि जो हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स हैं ना, जैसे आप देखोगे इंडिया की जो ऑर्गेनिक एंड हलाल सर्टिफिकेशंस हैं, प्लस इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है उनके द्वारा जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करी जाती है वो ओमान में मान्य होगी, मतलब कि ओमान में उसे माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े रेड टेपिज्म को खत्म कर देगी, जिसकी वजह से हमें पहले डिलेज देखने को मिलते थे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हमारे जो लोकल लेवल के सर्टिफिकेशन है, नेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन है, वो भी ओमान में मान्य होंगे, माने जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ सर्विस एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी की बात करी गई। अभी क्या है कि आपको पता है हमारे देश की जो ऑलमोस्ट 50% जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का है। तो हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं सर्विस सेक्टर में, ठीक है। अब क्या है कि हमारे बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में इस बारे में भी बात हुई है कि हम उन्हें सर्विसेज और प्रोफेशनल मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कि वो हमें प्रोफेशनल मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि आपको पता है हमारा सर्विस सेक्टर इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी हमने सिर्फ ओमान की 5% ही मार्केट को कैप्चर किया है सर्विस सेक्टर में। तो अब जब ये चीजें हुई है, जब हमने बोला है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो हमें प्रोफेशनल मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपने ट्रेड को, सर्विस ट्रेड को और ज्यादा बढ़ा सकता है। वैसे तो हमारा ओमान के साथ जो सर्विस ट्रेड है वो सरप्लस में ही है, बट अब ये जो ट्रेड है ये और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मूव था, ठीक है। तो जैसे जो लोग आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, अकाउंटिंग, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं सेक्टर, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही मैं बात कर रहा था, इस चीज को देखो, हमारे बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। कोई बीच में आपको देखो मेजर कॉन्टिनेंट भी नहीं आता हुआ दिख रहा, कोई मेजर कंट्री भी नहीं आती हुई दिख रही है। तो इस वजह से एंशंट टाइम से हमारे बीच में ट्रेड देखने को मिलता था, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना, ओमान हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ पर है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी है। प्लस इसके कुछ पोर्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिए। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोर्ट सलाला, ठीक है। उसके बाद दुकम, उसके बाद आपका कौन सा, ये अल अश्क करहा, ठीक है, कराहा, ठीक है। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, हो ही जाती है। थोड़े से ये जो नेम है मुश्किल क्रिएट करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। तो ये बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर ट्रेड नंबर्स को देख रहे हैं तो उससे बड़ी पिक्चर भी है यहाँ पे। ये हमें एक जोग्राफिकल एडवांटेज भी देगा। मैंने आपको हमेशा बताया दो देश के बीच में रिलेशन हमेशा अच्छे रहेंगे अगर उनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी है तो। आपको पता है कि हम इतना एक्टिवली रिटेलिएट करते हैं पाकिस्तान के साथ, उतना एक्टिवली रिटेलिएट नहीं करते चाइना के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे चाइना के साथ ट्रेड जो है वही इतना बड़ा है। तो हम बहुत ही सोच समझ के स्टेप्स लेते हैं। चाइना भी कुछ करता है बहुत सोच समझ के करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत बड़ा ट्रेड है हमारा, ठीक है। बट चाइना के पास तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है, इसीलिए। लेकिन इंडिया के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेड को, जैसे आप देखो, एक फॉर एन एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी आर्टिकल्स में बताया था, हमने ईवी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ईवी के अंदर एक बैटरी यूज होती है, लिथियम आयन बैटरी। वो लिथियम आयन बैटरी को हम मेजरली एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं, इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना से। तो ऐसे ऐसे ट्रेड जो है वो बहुत बड़े ट्रेड है हमारे चाइना के साथ, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सोच समझ के अपने फैसले लेते हैं। तो वो ये यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अगर हम किसी के साथ ट्रेड अच्छा कर रहे हैं, ओमान के साथ, और ओमान के साथ हमारा ट्रेड अच्छा हो रहा है, तो वो हमें जोग्राफिक एडवांटेज भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, समझ लो जैसे आज के टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओमान के पोर्ट्स के थ्रू कहाँ मतलब कि एंटर कर सकते हैं, यूएई में एंटर कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया में एंटर कर सकते हैं, बहरीन में एंटर कर सकते हैं। समझे इस चीज को? मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बावजूद भी हम इस मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक जोग्राफिकल हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक मार्केट एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो वही मेजर पोर्ट्स हैं जैसे सलाला, दुकुम, सोहर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इसके बारे में बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बस। यहाँ पे तो राइटर ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट को, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हुआ क्या, मई 27 2026 को सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है,
124 पेज की वो जजमेंट होती है। जो ये जजमेंट थी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में थी, ठीक है। कोर्ट ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया पेटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट को। जो पेटिशनर्स थे, जो इसके अगेंस्ट थे, जो एसआईआर हुआ किस तरीके से हुआ इसके जो अगेंस्ट थे, एसआईआर के अगेंस्ट कोई नहीं है, जिस तरीके से एसआईआर हुआ उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो पेटिशनर जो है उनकी बातों को एकदम खारिज कर दिया गया और ईसीआई को ओपनली सपोर्ट किया गया, उसके सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अब जो राइटर है, जो पेटिशनर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो एक सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं, ठीक है, कि किस जिस तरीके से ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स एक्सपैंड हो रही है, उसके जो काम करने के मेथड्स हैं वो मतलब कि जो ये हैस्ट मेथड्स हैं, जो जल्दी वाले मेथड्स हैं, जिस तरीके से ये एक्सपैंड हो रहे हैं, ये एक कंसर्न क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये पावर्स की बात क्यों करी गई? देखो अभी क्या है ना कि आप देखो, जब ये एसआईआर हुआ था तो उस टाइम पर क्या था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में बोला गया था अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तभी आपका नाम एसआईआर में ऐड किया जाएगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये जो पावर है, ये पावर किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, कि वो डिसाइड करेंगे कि सिटीजनशिप जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपनी शो करेंगे। बट ये पावर भी कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? ये पावर भी ईसीआई एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये जो राइटर है वो यही चीज पावर से दर्शाना चाह रहा है कि वो जो दूसरी मिनिस्ट्री है जिसका वो काम है उसकी पावर्स को भी ओवर पावर कर रहा है ईसीआई, ठीक है। तो इसके अराउंड ये बात चल रही है। अभी थोड़ा सा हम समझते हैं क्या ये हैस्टी रिवीजन का मतलब है। बहुत जल्दी में रिवीजन हुआ। बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए, आपको पता है, ठीक है। उसमें ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एसआईआर को लॉन्च किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, ठीक है। अब ये बोला गया कि इस टाइम पर क्योंकि इलेक्शंस बहुत पास थे, बहुत कम टाइम था ये रिवीजन करने का, तो अगर ईसीआई को ऐसा लगता था कि उनको ये रिवीजन करना है, ठीक है, तो वो समरी रिवीजन कर सकते थे। कहाँ पर? उन एरियाज में जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि एक मैसिव पॉपुलेशन आती हुई दिखी, ठीक है। बट ये बोला गया कि पूरे के पूरे स्टेट में ही एक मैसिव डिटेल्ड वोटर लिस्ट रिवीजन किया गया, जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर किया गया, जिसकी वजह से ये बोला गया कि बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी देखने को मिली। राइटर ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब ये बोला गया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट करने का पूरा राइट है, ठीक है। बट ये जो राइट है ये समरी रिवीजन के लिए का राइट है, कि बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही मतलब कि उन एरियाज में ही, टारगेटेड एरियाज में इसका काम किया जाए, ठीक है, इस रिवीजन को किया जाए। बट ये पावर वहां पे नहीं है कि वो एक इंटेंसिव रिवीजन करे इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो लेकिन कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट मतलब कि राइटर के हिसाब ने कोर्ट ने इस चीज को, जो इलेक्टोरल रूल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, ये बोला गया उसका फ्लॉड लीगल इंटरप्रिटेशन किया। भाई राइटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, हम नहीं मान सकते कि वो लीगल इंटरप्रिटेशन ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, राइटर ऐसा कह रहा है, ठीक है। राइटर और क्या कहते हैं? राइटर ये कहते हैं कि सेक्शन 21 जो है आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में जो स्पेशल रिवीजन की बात करी गई है, वो ये बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो टारगेटेड होना चाहिए, उन रीजन्स में होना चाहिए जहां पे आपको अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, रादर देन कि आप पूरे के पूरे स्टेट के अंदर ही इलेक्शन से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लें, ठीक है। अब क्या है, ये बोला गया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जब आप समरी रिवीजन की जगह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं इतने कम टाइम के अंदर, तो अगर मान लो कि मैं एक वोटर हूं, मेरा नाम उसमें नहीं आया, तो अब मेरे लिए इतने कम टाइम के अंदर कोई भी ऐसा ग्रीवियंस पोर्टल नहीं है, या ग्रीवियंस, मेरी ग्रीवियंस को रखने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इतने कम टाइम के अंदर मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक वोटर हूं और मैं एक लीगल वोटर हूं, मेरा नाम उस लिस्ट से हट जाता है किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी एरर की वजह से, तो उस केस में मेरा डेमोक्रेटिक राइट तो चला गया मेरे पास से। मेरा डेमोक्रेटिक राइट क्या है? कि मैं वोट करूं, ठीक है, वो मेरा चला गया। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस जो है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला, ठीक है। और फिर वही बात जो मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये राइट है कि सिटीजनशिप वो वेरीफाई करेंगे, सिटीजनशिप के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं,
सॉरी, सिटीजन्स के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और सिटीजनशिप जो है वो कैसे तय करी जाएगी, ये काम किसका है? ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। ईसीआई के पास बस ये पावर है कि वो वेरीफाई करे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये इस इंसान के पास है या नहीं है। बट क्या किया गया इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के द्वारा, ईसीआई ने अपनी एक लिस्ट निकाल दी कि सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स है, तभी हम मानेंगे कि आप इलेक्शन आप मतलब कि इलेक्टोरल रोल में तभी आपका नाम ऐड किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या कर रहा है, वो ओवर पावर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के काम को भी। ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या है कि राइटर बहुत निराश है। राइटर ऐसा कह रहे हैं, राइटर को ये दुख है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, ऐसा राइटर का कहना है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें ये बोला गया, ये देखा गया कि इंडिया की जो पास्ट वोटर लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडिया की जो पास्ट वोटर लिस्ट में थी उसमें प्रॉब्लम थी, बट इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद उन क्यूमुलेटिव इनएक्यूरेसीज को और स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज को खत्म कर दिया गया। तो उन्होंने ओपन एंडेडली, या मैं बोलूं ओपनली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम को प्रेज किया और जो पेटिशनर्स हैं उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स को खराब बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इधर से आपको कुछ याद नहीं करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब NFHS 6 के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देंगे अगले साल, प्रीलिम्स देंगे या CDS NDA CAPF EPFO देंगे, कुछ भी अगर आप देंगे वहां पे क्वेश्चन आने वाला है NFHS से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजों को हटा दिया गया जो NFHS 5 में थे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में थे और 6 में नहीं है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पहले नहीं थी और गेन करी गई है, जो ऐड करी गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, याद रख लेना। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको ध्यान से पढ़ लो। अब बोला गया, जो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे बस। सर्वे क्या शो करता है? सर्वे ये शो करता है कि जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गया, मैटरनल हेल्थ केयर हो गया, इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो गए, विमेन के इंटरनेट यूसेज हो गई, इवन दो जो जो हमें मतलब कि हमें वॉयलेंस देखने को मिलती थी विमेन के प्रति डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे वो भी कम होते हुए दिखे, मतलब इन सब में हमें प्रोग्रेस देखने को मिली है। बट ये एक डिबेट क्रिएट करता है कि 30 ऐसे की हेल्थ एंड सोशल इंडिकेटर्स थे जिन्हें इस हेल्थ केयर सर्वे से हटा दिया गया। ठीक है, उसमें ये बोला गया कि पहले 131 इंडिकेटर्स थे जो कि हमें हेल्थ सर्वे 5 में देखने को मिले थे, अब सिर्फ 101 रह गए। मतलब कि 43 जो इंडिकेटर्स थे उन्हें हटा दिया गया और सिर्फ 13 न्यू इंडिकेटर्स हैं उन्हें ऐड किया गया। एक बहुत बड़ी चीज है एनीमिया। ठीक है, उसको तक इस इंडिकेटर से हटा दिया गया इस साल, क्यों? उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ ये एनीमिया क्या है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या मैं बोलूँ जो भी आपका वनडे एग्जामिनेशन है, CDS NDA CAPF EPFO PCS, उसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एनीमिया में क्या प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या बताना है फिर, है ना? मैं बताता हूँ एनीमिया एक्चुअल में क्या है। आपको पता है कि होता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करना, पूरा समझा देता हूँ। ये मेरी ड्राइंग जो है ना वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो प्लीज उसको छोड़ देना। ठीक है, ये हमारे लंग्स है, ये हमारे क्या है, लंग्स है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही आप इनहेल करते हो एयर को, तो उसमें सारी एयर में तो सब कुछ ही आएगा, ऑक्सीजन भी होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, सब कुछ होगा। बट होता क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर गया ये, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, लंग्स के अंदर इधर ही होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में हमारी बॉडी की हेल्प, बॉडी से रेड ब्लड सेल्स आते हैं। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को उठाते हैं और हमारी बॉडी में जहां पर भी जरूरत है, जितने भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस चीज को समझना कि जब रेड ब्लड सेल्स, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये अब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। इसकी वजह से ये सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे ऑक्सीजन। जब सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमें कमी दिखेगी, हमारी बॉडी में हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो जब भी हमें हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी बॉडी में देखने को मिलती है तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
ये है एनीमिया, जब हमारी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए। ठीक है। अब एनीमिया को ऐड किया गया था NFHS4 में, NFHS5 में, बट NFHS6 में इसे हटा दिया गया। अब ये भी चीज देखी गई कि जब 2018 में एनीमिया मुक्त भारत को ऐड कर दिया गया था, ठीक है, बट उसके बाद भी कि किसी भी जो ये एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया कि जो एनीमिया के केसेस है उसे कम किया जाए। बट अगर आप इन दोनों डेटा से कंपेयर करोगे तो ये पता चला कि एनीमिया के केसेस तो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये कैंपेन फेल हो गई, मतलब ये कैंपेन फेल हो गई। तो क्या किया गया, NFHS6 से इस डेटा को ही हटा दिया गया एनीमिया के, ऐसा राइटर कह रहा है। बट राइटर ने एक और चीज बोल दी कि इसको हटाने के पीछे का एक और रीजन है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। फिंगर प्रिक ब्लड सैंपल जो कि NFHS6 में यूज होता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिंगर प्रिक ब्लड सैंपल किस केस में यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और एक तरीका होता है वेनस ब्लड फ्रॉम दी वेन। ठीक है, वेनस ब्लड फ्रॉम दी वेन, दो तरीके हैं। ये बोला गया है रिसर्चर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, कि ये जो तरीका है ये थोड़ा सा फ्लॉड है, इसमें राइट हमें मतलब कि एनीमिया के केसेस नहीं देखने को मिलते हैं, और जो वेनस ब्लड फ्रॉम दी वेन है ये सही तरीका है। तो क्योंकि NFHS6 जो है या NFHS जो है इस मेथड को यूज करती थी, तो इस मेथड को क्योंकि खराब बता दिया गया, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से इसको हटा दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अगर एनीमिया का हमें कोई प्रॉपर डेटा चाहिए तो उसके लिए डाइट एंड बायोमेकर सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके डेटा से इस डेटा को देखना पड़ेगा, उनके रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं और जो हमारे की इंडिकेटर्स है जिन्हें रिमूव किया गया। जैसे सैनिटेशन एंड क्लीन फ्यूल वाला इंडिकेटर था उसे हटा दिया गया। ठीक है, जैसे कि सैनिटेशन में क्या आता है, जैसे कि ये देखना कि अ, आप इस बात को समझो कि जैसे टॉयलेट है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, ठीक है, उसी के तहत जो है वो टॉयलेट्स बनाए गए हर जगह जगह जगह। अब वो आधी जगह बंद है, ठीक है, आधी जगह ये देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चरल इशू आ रहा है, छत ही उड़ गई है, या जो वॉशरूम बनाए गए हैं वो ढंग से वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, मेरे घर के पास तो एक बना था, ठीक है, वो बंद ही रहता है भाई, वो खुलता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैंने देख लिए मेरे घर के पास, एक दो तीन चार पाँच पाँच मैंने देखे हैं। ठीक है, जिसमें से दो तो हमेशा बंद ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ऐसी प्रॉब्लम्स की क्या एक्सेस है टॉयलेट को या नहीं है, ये सैनिटेशन के अंदर आते हैं, तो इस वाले डेटा को भी हटा दिया गया, बट ये सेंसस के अंदर ऐड किया गया। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट्स की बात करी जाए, जो नियोनेटल थे, इन्फेंट था, अंडर 5 मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स थे, इनको भी रिमूव कर दिया गया। सेक्स रेशियो जो एक बहुत बड़ा डेटा है, ओवरऑल सेक्स रेशियो भी और सेक्स रेशियो एट बर्थ को भी, दोनों को हटा दिया गया। कैंसर स्क्रीनिंग जैसे NFHS5 में ही ऐड किया गया था, ठीक है, उसको अगले ही साल मतलब कि अगले ही सर्वे में हटा दिया गया। मतलब ये कैंसर स्क्रीनिंग जो है इसको भी हटा दिया गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था यार। ठीक है, क्यों, जो हमारा सर्विकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर्स हैं, ठीक है, इनको डिटेक्ट करने के लिए मतलब कि ये किस लेवल पे बढ़ रहे हैं, किस लेवल पे नहीं बढ़ रहे हैं, उसको डिटेक्ट करना, उसका डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी तो इसके लिए हम काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का डेटा इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसीज बनाई जा सके, ठीक है, ताकि उसके ऊपर प्रॉपर स्कीम्स बनाई जा सके उसको खत्म करने के लिए, है ना। तो अब क्या है कि ये बोला गया है कि ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ना जो रिमूव करे गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अब कोई सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे सोर्स नहीं है जिसकी हेल्प से हम इन क्रिटिकल डेटा को इवेल्युएट कर पाए। ठीक है, अब कुछ चीजों को ऐड भी किया गया, कैसे, किन किन चीजों को, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरशिप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन सारी चीजों को ऐड किया गया है। और जो बायोलॉजिकल HIV टेस्टिंग थी जिसे NFHS5 में हटा दिया गया था, उसको फिर से ऐड किया गया, इस 6 वाला जो हेल्थ सर्वे 6 है इसमें से फिर से ऐड किया गया बायोलॉजिकल HIV टेस्टिंग को। साथ ही साथ जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इसको भी फिर से ऐड किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेटा है ये हम पहले के आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं, बट फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव साइड में हमें ये देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट्स जो है इंक्रीज करें, मतलब कि अब जो
बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, मतलब कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं। पहले जैसे बच्चे घर पे हो जाते थे, अब लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वहाँ जाकर बच्चे हो रहे हैं, तो ये इंक्रीज हुआ है डेटा। जो मदर है, मदर रिसीविंग एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप्स रोज बाय 7 परसेंटेज पॉइंट्स, मतलब कि जो मदर्स हैं जो एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाती हैं, अब वो नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। जो चाइल्ड स्टंटिंग के केसेस हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था पूरा चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज आप इसका पार्ट बनो इन सेशंस का। आपको बहुत सारी चीजें जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका पूरा हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि द हिंदू जब आप पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, आप डेली लेवल पे बार बार सेम चीज़ों को जब पढ़ेंगे, आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएगा। आपका माइंड, आपका जो माइंड है अगली बार उसे ये सारे डेटा याद रहेंगे। अब आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ते हो, 10 दिन में उसे खत्म करते हो, 10 दिन में खत्म करने के बाद फिर आपको कुछ याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? इसीलिए याद नहीं रहता क्योंकि आप उसको एक हैबिट नहीं बना रहे हो। पढ़ाई एक प्रोसेस है। पढ़ाई 1 महीने 2 महीने 6 महीने का काम नहीं है। पढ़ाई एक प्रोसेस है, साल, 1.5 साल 2 साल लगते हैं इस प्रोसेस में आने के लिए। ठीक है, और इन चीजों को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर कर कर एक पोस्ट पर बैठकर, ठीक है, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, एक अथॉरिटी ले सकते हो, पर अगर आपको सही में अपनी सोच में चेंज चाहिए, सही में आप चेंजेस लाना चाहते हो सोसाइटी में, तो आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर्स हैं, जो डेटास प्रोवाइड करते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं, वो सोसाइटी को देखने के बाद करते हैं। हमें भी अगर उनकी सोच तक, ठीक है, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचना है तो हमें उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उनकी बुक्स छपी है, उन्हें लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ ये देखा गया, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, जो स्पाउजल वायलेंस के केसेस थे, ठीक है, वो भी, उनमें भी अब हमें डिक्रीज देखने को मिला है। ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, 29% से 22.3% हो चुका है। अब ये तो हमें पॉजिटिव साइड देखने को मिली। नेगेटिव साइड में क्या देखने को मिला? जो ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस हैं इन्फेंट्स के लिए, आपको पता है जो माँ है अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, वो जो केसेस हैं कि पहले 6 मंथ तक जो दूध पिलाया जाता है, उसके जो केसेस अब कम हो गए हैं, जो कि एक्चुअल में बढ़ने चाहिए, वो कम हो गए। हमें उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। और सबसे बड़ा डिक्लाइन इसमें देखने को मिला है हरियाणा जैसी स्टेट में। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है जो ओवरवेट है, जो ओबीस लोगों का डेटा है, वो भी देखने को मिला कि उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। दिस इज दी ओनली रीजन मैं आपको कहता हूँ डेली बेसिस में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि पढ़ाई के टाइम पे बस पढ़ाई करो, ये वो। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप 2 घंटे 1.5 घंटे जाके जिम करो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ अपनी लाइफ में छोटी छोटी एक्टिविटीज को इंक्लूड करो। आपको अगर मतलब स्ट्रेस फ्री होना है, आपको अगर अपनी लाइफ में बेटर करना है, ओवरवेट नहीं होना है, ओबीस नहीं होना है, तो आप सिर्फ 20 to 25 मिनट अपनी लाइफ में बैडमिंटन को ऐड कर सकते हैं। किसी भी और स्पोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। कोई आपसे नहीं कह रहा आपको 2 घंटे जाके जिम करना है। बट मैं इस सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, एक्सरसाइज बॉडी मत बनाओ। ये बॉडी बनाने वाली बात नहीं है, आपको एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ। ठीक है, तभी आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी यू विल हैव अ हेल्दी माइंड। ठीक है, अगर आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं है, आप उठ रहे हो कमर में दर्द हो जा रहे हैं, तो फिर कैसे आपका हेल्दी माइंड होगा? खुद ही ये बात सोचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ना है एक सोच के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। बहुत जल्दी मैं इस आर्टिकल को आपको समझा दूंगा। ठीक है, सेंसस 2027 हो रहा है, इसको कंपेयर किया गया अभी जो हमारे इलेक्शन हुए उससे। कैसे किया गया? ये देखा गया इस साल के जो असेंबली इलेक्शंस है उसमें वोटर टर्नआउट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स है वो वोट करने आए। इससे ये बात समझ में आती है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जब ज्यादातर लोग आके डिसाइड करेंगे कि मेरा लीडर कौन होगा, तो वो जो सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिकली स्ट्रेंथन होती है।
ठीक है। बट यही बोला गया, यही सेम सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें नेशनल सेंसस में भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पार्ट बनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंसस होता है ना, जो हर 10 साल में होता है, इस बार 15 साल के बाद हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में मदर ऑफ ऑल डेटा होता है। वो एक्चुअल में मदर ऑफ ऑल डेटा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। और आपको पता है कि ये जो सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सेंसस इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होती है, गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी होती है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा कि मुझे किस सेक्टर में काम करना है, क्या मेरे देश में सिचुएशन चल रही है, तो मैं क्या देखकर अपने देश में पॉलिसीज लेके आऊंगा, ठीक है। वैसे ही हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, 2011 के बाद से 15 साल हो चुके हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं था जिसको लेकर हम एक न्यू एज को लेकर जो हम पॉलिसीज बनाए, स्कीम्स बनाए। तो इस वजह से सेंसस 2027 हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी चीजें नई ऐड करी गई है आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझना कि कॉलोनियल एरा में कॉलोनियल एरा में आप देखते थे कि जो ये सेंसस होता था, ये इसलिए होता था कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस किस लिए किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। अब जो वनडे एग्जामिनेशन वाला इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 2 फेज में ये सेंसस हो रहा है। पहले फेज में ये देखा जाएगा कि क्या क्या एसेट्स हैं उस पर्टिकुलर इंसान के पास, एक हाउस होल्ड में क्या कंडीशन ऑफ लिविंग है, क्या एमिनिटीज है जैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल टॉयलेट का एक्सेस। अभी क्या देखने को मिला कि इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया जाता है कि कौन वो लोग हैं जिनके घर पे टॉयलेट्स है, कौन वो लोग हैं जिनके घर पे टॉयलेट्स नहीं है। लेकिन इस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, अभी आपने देखा था कि कुछ टाइम पहले एक राइटर ने लिखा था कि इस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है अगर उनके घर के पास भी कोई टॉयलेट है ना, ठीक है, कुछ दूरी पर भी अगर टॉयलेट है तो उनको भी इंक्लूड कर दो कि हाँ एक्सेस टू टॉयलेट, ठीक है। पर ये एक्चुअल में इसमें नहीं लिखा गया था, इसमें ये लिखा गया था कि हाउस होल्ड में है या नहीं है ये बता, ठीक है। बट वही बात है, थोड़ी बहुत तो चीजें होती हैं, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि अगर कोई डेटा ये शो करेगा कि हाँ इन्हें एक्सेस है, तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया में पैसे क्यों डालूंगा, मैं ऐसी स्कीम्स क्यों लेके आऊंगा जो एक्चुअल में उनके लिए नीडफुल है, ठीक है। अब फेज 2 में क्या देखा जाएगा, यहाँ पे डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक डेटा देखा जाएगा, जैसे एजुकेशन क्या है, कहाँ पे माइग्रेशन हुआ है, कहाँ से माइग्रेट होके आए हैं, फर्टिलिटी हो गया, कास्ट हो गया। कास्ट को इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम ऐड किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस। बट क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन के लिए, क्या इंडिपेंडेंस से पहले इस डेटा को कभी ऐड किया गया था? यस, कास्ट को फर्स्ट टाइम अगर ऐड किया गया था, प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो वो किया गया था 1931 में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस में अब हो रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो 1931 में पहली बार ऐड कर दिया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इस चीज को आपको याद रखना है कि ड्रिवन पॉलिटिकल डिबेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। ये जो याद रखना है, जो 33%, जो आपको पता है ना, 33% जो वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व करी जाएगी, है ना, उसके बारे में लेजिस्लेचर में जो ये चीज चल रही थी, ये इस सेंसस के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि इस सेंसस के बाद पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, जो कि ये डिसाइड करेगी कि लेजिस्लेचर में कौन सी स्टेट से कितनी सीट्स होंगी, क्योंकि इन चीजों को भी क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए लेजिस्लेचर में, किसी की पॉपुलेशन कम हो गई है तो अब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होनी चाहिए। और ऐसे ही ऐसे स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए भी देखा जाता है, और इसी के बेसिस पे विमेन की भी सीट्स को अलॉट किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, उसके बाद ये कोटास जो हैं उन्हें रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस बात को समझना कि जो आपका हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन है, उसमें एक चीज है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को भी देखा जाता है। पॉपुलेशन का जो कोटा है वो है 17.5% का, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट कोटा है, जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन में देखा जाता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे भी स्टेट को पैसे दिए जाते हैं।
तो अब जब ये सेंसस आएगा, इसके हिसाब से देखा जाएगा कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। तो फाइनेंस कमीशन जिस स्टेट को जो पैसा अलॉट किया जाता है उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और यही कंसर्न किसका देखा गया है, ये कंसर्न साउथ इंडियन स्टेट्स का देखा गया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन हो रही है और फर्टिलिटी रेट्स कम हो गए, तो इस वजह से अब हमें हर जगह प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में कम हो जाएगी, हमें जो टैक्स डिवोल्यूशन हमें जो मिलता है, जो टैक्स मिलता है सेंटर के द्वारा, वो भी कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की देखी गई है, ठीक है, जो उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पहली बार एक चीज हमने देखी पोस्ट इंडिपेंडेंस में, क्या देखने को मिला हमें कि कास्ट सेंसस पहली बार हो रहा है। ऐसे ही डिजिटल डेटा कलेक्शन भी पहली बार हो रही है इस बार के सेंसस में, इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्फ एन्यूमरेशन पीरियड भी स्टार्ट किया गया था पहली बार, जिसमें 15 दिन का ऑनलाइन टाइम दिया गया था, ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन का टाइम दिया गया था, जिसमें आप अपने डेटा को खुद ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये विंडो अब बंद हो चुकी है। बाकी ये बोला गया है कि 3 मिलियन, मतलब कि आप देखेंगे 30 लाख जो सेंसस वर्कर्स हैं, एन्यूमरेटर्स हैं, वो काम कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर इस सेंसस को पूरा करने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा रूरल एरिया भी ना रह जाए, कोई भी ऐसा ये समझ लो कि इनएक्सेसिबल रीजन ना रह जाए जहाँ पर ये सेंसस ना हो। क्योंकि अगर सेंसस, मैंने बोला ना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने वो रूरल एरिया छोड़ दिए, वो इनएक्सेसिबल एरिया छोड़ दिया, तो अब क्या है कि वहां का कोई डेटा नहीं होगा, तो वहां पे मैं स्कीम्स कैसे लेके आऊंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बात करी गई है। अब एक और चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या है कि 2027 की थीम क्या है, आर सेंसस आर डेवलपमेंट, ठीक है, और यहाँ के जो मैस्केट है वो कौन है, प्रगति एंड विकास। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, ये आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो सेंसस से रिलेटेड ही है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आंसर आपको कहाँ करना है, आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अभी हमें देखने को मिला है उससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स है जो ऐड करी है, तो ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक चीज जो मैंने पहली बार आज ऐड करी है, विच इज मेंस का एक क्वेश्चन, आप इसे लिख सकते हैं 250 वर्ड्स में, आपको इसे लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 का ये क्वेश्चन है कि द इंटरसेक्शन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स, नेशनल सिक्योरिटी क्लेम्स एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन ऑफन रिवील्स अ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द रिसेंट कंट्रोवर्सीज जो हमें इस प्रोजेक्ट के अराउंड देखने को मिली है, सराउंडिंग द 91,000 करोड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्रिटिकली एनालाइज, आपको चैलेंजेस को एनालाइज करना है कि किस तरीके से हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और ट्राइबल राइट्स को आपस में बैलेंस कर सकते हैं। इसके अराउंड आपको पूरा का पूरा मतलब कि आंसर लिखना है, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे ये आंसर लिख के भेज सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ये आंसर लिख के भेज सकते हैं, जहां भी आप चाहें, ठीक है। बाकी जो वो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप मुझे एमसीक्यूज में कर सकते हो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।